आपके ऐसा आपने शायद इसका सेकंड जो वीडियो था वो आपने देख लिया होगा। इसी के बाद मैं आपको थर्ड वीडियो इसका शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे आपका इन्वेंट्री कॉस्ट से, कि आपका इन्वेंट्री कॉस्ट में हमें क्या क्या डिटेलिंग पढ़नी है और इन्वेंट्री कॉस्ट क्या क्या होता है, क्योंकि उससे पहले हम लोग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कंप्लीट करके आए हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी जो होती है दैट इज़ द कॉस्ट जो हम अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमारा कहाँ से शुरू होता है, ऑर्डरिंग ऑफ स्टॉक से। मतलब आपने स्टॉक को ऑर्डर किया, उसको आपने रिसीव किया, उसको गोदाउन में या वेयर हाउस कहा जाएगा, उसे वेयर हाउस में रखा और फिर उसको टाइमली जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप उसकी रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ पर भिजवाना। एंड देन फिर उससे आपकी फिनिश गुड रेडी हो जाती है। फिर फिनिश गुड्स को रेडी करके उसको सही जगह पर, सही पॉइंट पर सेंड करना, ताकि उस सामान की सेल की जा सके। अब पर ये होता है कि आपके जो स्टॉक है इसको मेंटेन करने में या स्टॉक को मैनेज करने में, इन्वेंट्री को मैनेज करने में हमें कौन कौन सी कॉस्ट के को हमें बियर करना पड़ता है, वो कॉस्ट किस तरह की हो सकती है, उस कॉस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आती है इसकी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है कि वो एक्सपेंस जो आपके जो भी मैनेजर ने जो भी ऑर्डर रेडी किया है एक सर्टेन क्वांटिटी का, जो आपको सप्लायर को भेजना है सामान मंगवाने के लिए या इन्वेंट्री मंगवाने के लिए, वो होती है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को नॉर्मली आपके बिजनेस में ईओक्यू से, इकोनॉमिक, ईओ की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम ऐसा एक ऑर्डर रेडी करते हैं जिससे हमें कम से कम कॉस्ट, या हम कह सकते हैं कॉस्ट को हम कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें। और हम आपके जो भी सप्लायर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग सप्लायर्स को इनवॉइस जो हम भेजते हैं कि इतना आपको सामान हमें बेचना है, या जो भी हमारी बिलिंग वगैरह होती है और जो हमारी पेमेंट होती है इसी के बेस पर बनाई जाती है। और ये कह सकते हैं कि आपकी इस ऑर्डरिंग कॉस्ट में, जैसा कि आपके कितने टैक्सेस आपको पे करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर ऑर्डर को करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी होगी, उस ऑर्डर को प्लेस करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, फिर उसके बाद आपको उसको रिसीव करोगे तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी, और आपके जो क्लरिकल ऑफिस में जो लोग हैं उनका कितना एक्सपेंस होगा। आपकी ऑर्डर करने के लिए आपने कितना, जैसे कह सकते हैं कि आपने फ़ोन पे ऑर्डर किया या आपने मेल किया या कैसे आपने ऑर्डर किया है, ये आपके जैसे इंक्लूडिंग आपके जो इंटरनेट चार्जेस है, क्योंकि आप ऑर्डर कैसे प्लेस करेंगे, तो आप टेलीफोनिकली करेंगे या मेल करेंगे, या आप कि आज के टेक्निक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट आपके पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है, उसको सभी को टोल करके जो आपका आएगा दैट इज़ योर ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद आता है आपका इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट आपकी जो आता है कि जैसे हमें जो भी हमने सामान मंगवाया है, अब एकदम से तो प्रोडक्शन के लिए नहीं जाएगा, तो प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए, या आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको उसे अपने पास सेव करके रखना पड़ता है। ठीक है ना। अब ये कह सकते हो कि जैसे आपने कोई फिनिश गुड आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, अब इमीडिएटली मान लीजिए कि प्रोडक्शन यूनिट में वो नहीं जाना, या आगे अब इसके ऊपर अभी और प्रोसेसिंग करनी है, या इवन आपका रेडी भी है, फिनिश गुड्स में रेडी है कि अब वो सेल के लिए रेडी है, तो इमीडिएटली तो सेल के लिए नहीं जा सकता, आपको उसको होल्ड करके, मतलब उसको अपने पास सेव करके रखना होता है, ताकि जैसे ही कोई डिमांड आएगी वो आपकी रॉ मटेरियल के लिए भी हो सकती है जिसे हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजेंगे, या आपके कंज्यूमर की भी हो सकती है, या आप कह सकते हो कि आपके जो आगे सेल करने वाले पर्सन है उनकी भी हो सकती है। तो उसे ये सब चीज़ों को आप क्या कहेंगे, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने जो भी आपने रेडी करने के लिए जो सामान आपने स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो सभी कॉस्ट आपके इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में आती है। जैसा कि गोदाम का रेंट, आपकी इन्वेंट्री को कहीं बेचने की कॉस्ट, आपका उसका उसमें होने वाला रिस्क कि कई बार कुछ चीज़ें ख़राब हो सकती हैं या आउट ऑफ फैशन हो सकती हैं, स्टोरेज को ये अपने लिए उसकी, तो उसकी स्पेस कॉस्ट, और उस इन्वेंट्री को ख़रीदने के लिए जो आपने फाइनेंसिंग एक्सपेंस किए हैं, अब मान सकते हैं कि जैसे कि लोन लिया है या आपने किसी से उधार लिया है, तो इसमें जो आपको पैसा खर्च करना पड़ता है वो आपका आता है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में। उसके बाद आते हैं आपकी कॉस्ट ऑफ स्टोरेज। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज में आप ये कह सकते हैं कि आपकी कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज, आपकी जो आपकी थर्ड कॉस्ट है, शॉर्टेज कॉस्ट में क्या आएगा कि जैसे कि हमारी मान लीजिए कि बिकॉज ऑफ
हमने कोई अपना कस्टमर खो दिया है या हमने कोई फिनिश गुड्स हम रेडी नहीं कर पाए हैं और वहाँ पर डिमांड आ गई है, तो उस केस में आपको कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हो सकते हैं कि हमारे को कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज की वजह से वो उठाने पड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई कस्टमर आपको डिमांड करने आया सामान, पर आपके पास सामान रेडी नहीं था, तो देन हम उसको वेट करने के लिए कहेंगे, पर आज की डेट में कोई भी वेट नहीं करना चाहता, तो वो कस्टमर क्या करेगा, किसी और से सामान परचेज़ कर लेगा। तो और जैसे ये आप कह सकते हैं कि हमारा जैसे प्रोडक्शन के लिए सामान कोई इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है, पर वो हमारे पास रेडी नहीं है, अब हमारी मशीनरी का प्रोडक्शन रुक गया है, जो भी हम मशीनरी पे काम कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें आपकी कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज में आती हैं। उसके बाद आती है आपकी फोर्थ कॉस्ट, दैट इज़ स्पॉयलेज कॉस्ट। स्पॉयलेज कॉस्ट में क्या होता है कि जैसे ये मेनली आपकी उन इंडस्ट्रीज़ में होती है जो पेरिशेबल नेचर की। पेरिशेबल नेचर का मतलब क्या होता है कि जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं, जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज़ में बहुत से फूड इंडस्ट्री आप समझ सकते हैं कि फूड इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल आपके पास आप ड्रिंक्स बनाते हैं, ठीक है, तो अब ड्रिंक्स बनाने के लिए आपको उसकी एक एक्सपायरी पीरियड होता है, पर आपका टाइम पीरियड उससे ज़्यादा हो गया है, तो उसमें आपकी वो एक्सपायर हो जाएंगी। या फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्योंकि उसमें मेडिकल जो भी आप सामान बना रहे हैं उनकी भी एक एक्सपायरी होती है, तो देन आपकी अगर मान लीजिए बिकॉज ऑफ सम रीज़न आपकी वो इन्वेंट्री यूज़ नहीं हो पाई है या वो सेल नहीं हो पाई है, तो वो उसकी ख़राब होने की वजह से, उसकी नष्ट होने की वजह से जो कॉस्ट उठानी पड़ती है वो आपके स्पॉयलेज कॉस्ट में आती है। उसके बाद इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आपकी जैसे कह सकते हैं कि जो भी इन्वेंट्री आपको अपने पास रखनी पड़ती है, जैसे कह सकते हैं कि इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए अपने आप पास, आप ये कह सकते हो कि इन्वेंट्री को जैसे होल्ड करने के लिए आपको अपनी जो एक्सपेंस करने पड़ते हैं, तो वो आपके इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट में आते हैं। जैसे कि आप ये कह सकते हो कि इन्वेंट्री को अपने पास स्टोर करके रखने के लिए आपने कोई रेंट दिया है, या आप ये कह सकते हैं कि जैसे आपने कोई स्टोर में इन्वेंट्री को स्टॉक करके रखा हुआ है, और मान लीजिए कि जैसे आपने कोई स्टॉक है जो आपके गोदाम में पड़ा हुआ है, पर उस मतलब क्योंकि वो मनी आपकी उसमें लॉक हो गई, अब उस मनी को तो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री वो मनी वहाँ लॉक हो गई है। तो अब आप उस मनी को कहीं और भी यूज़ कर सकते थे, पर अब इन्वेंट्री को स्टॉक करके रखना था, इसलिए हमने उसको वो स्टोर करके रखा हुआ है। तो ये जो आपका पैसा लगा हुआ है, इस पर भी जो कॉस्ट उठानी पड़ती है या उसका कहीं यूज़ और कहीं हो सकता था, दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी जो है, या वो अवसर लागत आप जिसे कह सकते हैं कि वो कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब आपका ये कॉस्ट कंप्लीट हो गया है, दैट नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक, दैट इज़ इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस में आपको क्लास सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि आप पहले भी कभी आपने किसी और टॉपिक पर कोई प्रोसेस पढ़ा होगा, जो भी प्रोसेस आप लिखेंगे उसमें हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही आपको इसको डिस्क्राइब करना है, क्योंकि इसमें स्टेप ऊपर नीचे नहीं किया जा सकते, पॉइंट वाइज इसके स्टेप आपको कंप्लीट करने हैं। तो जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही इसका एक सीक्वेंस डिसाइड कर लेते हैं और इन्वेंट्री को वैसे ही मैनेज किया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है, दैट इज़ प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स। आपने जो भी इन्वेंट्री मैनेज करनी है उसमें वो क्या आते हैं, रॉ मटेरियल आएंगे या उसके कंपोनेंट्स आएंगे। तो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स होने चाहिए, ताकि जब भी कोई डिमांड करते हैं या कोई भी प्रोडक्शन यूनिट में किसी भी डिपार्टमेंट में वो रिक्वायर्ड है, तो उसको इमिडिएटली वहाँ पर सेंड किया जा सके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बायर से अपने जो सेलर हैं आपके, तो सेलर आपके रेडी करके रखेगा, मतलब सेलर से आप बिल्कुल बातचीत करके रखेंगे, या सेलर को आप अपना जो ऑर्डर है वो रेडी करके रखेंगे, ताकि जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप इमिडिएटली सेलर को अपना जो भी परचेज रिक्वायरमेंट है कि कितना आपको किस डेट को कितना चाहिए होगा, वो आप उसको भेज सकें, ताकि आपका जो प्रोडक्शन है या आपकी जो प्रोडक्शन यूनिट्स डिमांड कर सकती हैं आपको इन्वेंट्री, वो आपकी बिल्कुल रेडी हो। नेक्स्ट वन, सेकेंड स्टेप इज़ रिसीविंग एट वेयर हाउस। तो आपकी आप सबसे पहले क्या करेंगे कि
आपने जो सामान ऑर्डर किया था, अब आपका सप्लायर उसे भेज देता है। अब उसको आपको कहाँ स्टोर करके रखना है, क्योंकि इमीडिएटली तो आप पूरी क्वांटिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में प्रोवाइड नहीं करोगे। आपने जो भी क्वांटिटी मंगवाई है, आप उसको कहीं ना कहीं गोदाम में, कहीं वेयर हाउस में स्टोर करके रखोगे, ताकि जैसे ही किसी डिपार्टमेंट से कोई डिमांड आती है, देन आप उसे वहाँ प्रोवाइड कर सकते हो। इस पर्टिकुलर स्टेप में आप अलग अलग स्टेप्स भी फॉलो कर सकते हो। जैसे कि पहला स्टेप इस पर्टिकुलर रिसीविंग आइटम्स एट वेयर हाउस में आएगा। पहला स्टेप जहाँ आप क्या करते हो कि आपने जो भी डिलीवरी आपके पास आई है, जो कंसाइनमेंट आपके पास आया है, उसको आप चेक करेंगे। आपने जो भी जैसे कह सकते हैं कि पहले तो आप उस ऑर्डर के बारे में डिटेल नोट करेंगे अपने पास, कि किस डिलीवरी पार्टनर से वो आपके पास आया है, किस डेट को आया है, किस टाइम में आया है, कौन सा ड्राइवर था। और आप उसको फिर ये चेक करेंगे कि आपने जो भी परचेज ऑर्डर दिया था, जो आपने ऑर्डर ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, क्या उसके अकॉर्डिंग उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कि एक एक्यूरेट रिपोर्ट आप रेडी करेंगे, ताकि जो परचेज ऑर्डर है और जो आपने जो सामान रिसीव किया वो सेम है या नहीं। सेकंड, आप उसकी क्वालिटी चेक करेंगे। क्वालिटी चेक कैसे किया जाएगा, कि आप इमीडिएटली उसको ओपन कर देंगे उसकी पैकेजिंग, ताकि जो भी सामान आया है उसका क्वालिटी चेक हो सके। और अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ उसमें डैमेज होता है, तो इमीडिएटली सप्लायर को उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। उसके बाद जो भी आपके सप्लायर और आपके बीच में जो भी बातचीत होती है डैमेज प्रोडक्ट्स को लेकर, कुछ प्रॉब्लम जो भी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है उसमें, तो देन उसकी रिसिप्ट और उसकी क्वांटिटी, अपनी कितना क्या चीज़ ख़राब थी, उसके बारे में पूरी एंट्री करके आपने अपने पास रखनी है, रिकॉर्ड करके रखनी है। एंड देन फिर जो भी आइटम्स हमने रिसीव किए हैं उसको एक सूटेबल स्पेस दिया जाएगा गोदाम में, ताकि आपका जो कह सकते हैं कि जो स्पेस है वो ठीक से यूज़ हो सके, और आपकी जो आइटम्स आपने मंगवाई हुई हैं वो ख़राब ना हो। फाइनली अब आपकी जो भी आपके कह सकते हैं कि आपने सामान जो रिसीव कर लिया वो आपने चेकिंग भी कर लिया है, क्वालिटी भी चेक कर ली है, और उसको स्पेस भी दे दिया है। अब आप उसका रिलेटेड जो भी बिल्स हैं उसको आपके जहाँ पर भी पेमेंट होनी है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उसकी अपने साइन करके, या जो भी आपको जो आपको कंसाइनमेंट अपने पास नोट करने के बाद उसको साइन करने के बाद आपको अपने जो भी पेमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर उसको भेजना है। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ है रिसीविंग वेयर हाउस, दैट इज योर सेकेंड स्टेप। उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप पर, दैट इज़ योर प्रोडक्शन। अब आपने जो भी देखिए, अब आपने सामान पहले ऑर्डर किया, फिर उसको रिसीव कर लिया। अब प्रोडक्शन में भी आपको ध्यान प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन इन द सेंस कि अब हमने इन्वेंट्री मंगवा ली है, अब डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट उस पर काम करेंगे, उस पर प्रोसेसिंग करेंगे, ताकि उसको फिनिश गुड्स में रेडी किया जा सके। डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि लीफो और फीफो वन ऑफ द कॉमन मेथड्स में आते हैं। लीफो का फुल फॉर्म जिसका बनता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स कि जो सबसे लास्ट में आया उसको पहले बाहर निकाल दिया जाए। और फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था उसे पहले बाहर निकाला जाए। तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी कंपनीज में आपका सिस्टम लागू किया जाता है, उसी को फॉलो करते हुए आप अपने रॉ मटेरियल को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, जिनको भी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसे इशू किया जाएगा, ताकि उस पर प्रोसेसिंग की जा सके। और उसे रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स, जिस पर सेमी फिनिश गुड्स वो गुड्स जिनके ऊपर अभी और थोड़ा सा काम होना है, देन फिर नेक्स्ट स्टेज उसकी फिनिश गुड्स, ताकि उनको रेडी किया जा सके। उसके बाद आते हैं आपका फोर्थ स्टेप, दैट इज़ क्वालिटी चेक। क्वालिटी चेक में आप ये देखेंगे कि आपने जो भी सामान बनाया है, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट में बनाया गया है, अब उसकी क्वालिटी चेक किया जाएगा, कि जो भी आपकी ब्रांड इमेज है, ताकि वो ख़राब ना हो, कस्टमर को ख़राब गलत सामान ना पहुँचाया जाए। तो आपकी क्वालिटी चेक्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट हो सकते हैं। और अगर कोई कमी उसमें लगती है आपको, या कोई क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम लगती है, तो देन उन जो भी आपकी कमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए, ताकि जो भी आपकी करेक्टिव एक्शन है वो लिए जाए, और आपके कस्टमर्स की लॉयल्टी, कस्टमर आपके साथ बने रहें। नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज़ फिफ्थ स्टेप, स्टॉकिंग फिनिश गुड्स। आपकी
अब आपने फिनिश गुड्स जो भी हैं आपने रेडी कर ली हैं। अब फिनिश गुड्स आपको जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रॉ मटेरियल से जो नेक्स्ट स्टेज आती है जिस पे भी प्रोसेसिंग हो रही है और आगे और भी प्रोसेस होनी है, दैट इज़ सेमी फिनिश गुड्स। और लास्ट में जो बिल्कुल सामान रेडी है कस्टमर को देने के लिए वो है फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स एकदम से तो कस्टमर डिमांड नहीं करते, हमें कहीं ना कहीं उसे बनाकर अपने पास स्टोर करके रखना पड़ता है। तो अब उसको भी स्टॉक करना पड़ेगा कि जब उसकी डिमांड आएगी तो देन उसको हम सप्लाई कर देंगे। एंड देन लास्ट में आता है आपका सेल्स। अब आपकी जो भी वेंडर होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, आपकी ये जहाँ भी आपको उसे डिलीवर करना है उसे डिलीवर किया जाएगा। एंड देन जो भी हमारे कस्टमर्स हैं जिस पॉइंट पर भी वो परचेज कर सकते हैं, चाहे हम अपने खुद के कंपनी स्टोर्स खोलें या हम होलसेलर को सेल करें, होलसेलर आगे रिटेलर को एंड रिटेलर आगे कंज्यूमर्स को, जो भी सिस्टम फॉलो किया जाए। बट आपके इस सिस्टम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको डिफरेंट प्रमोशंस करनी है। प्रमोशन मींस कि जैसे कि आपको लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो सकें और हमारे सामान को परचेज कर सकें। तो यहाँ पर अभी ये आपका कह सकते हैं कि आपकी पर ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट ने पूरा प्रोसेस किया है, कभी भी आपका कभी भी नेवर एंडिंग प्रोसेस में रहता है। ये हमेशा दोबारा से फिर जैसे ही फिनिश गुड्स सेल हो जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम उसको रीऑर्डर करेंगे रॉ मटेरियल को, फिर से उसको अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजेंगे, फिर से उसको फिनिश गुड्स में बनाया जाएगा, फिर उसको सेल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इस तरह से ये नॉन मतलब कह सकते हैं कि आपका कहीं पर भी रुकेगा नहीं। और ये आपका जब तक कंपनी आपकी जब तक सेल बनी होती रहेंगी तब तक ये सर्कल आपका कंटिन्यूशन में रहेगा। तो आप इस चैप्टर में हमने अभी तक इसके इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कौन कौन सी टेक्निक्स को हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा प्लानिंग कर सकें और अपनी इन्वेंट्री को भी कंट्रोल कर सकें, ताकि हमें होने वाले जो भी लॉसेस हैं या जो भी कॉस्ट है उसको हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकें। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो छोटा है तो देन मैनुअली भी हम उसे मैनेज कर सकते हैं। बट अगर आपका जो कंपनी है वो अगर बड़ी है तो देन आपको उसे कह सकते हैं कि आप सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके भी उसे मैनेज कर सकते हो। और इस चैप्टर में हमने जहाँ तक पढ़ा कि आपकी कह सकते हैं कि इन्वेंट्री को ऑर्डर करने से लेकर उसको फिनिश गुड रेडी करने तक और उसको स्केल में कन्वर्ट करने के बाद आपकी जो प्रोसेस है ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कभी भी एंड नहीं होता। इन्वेंट्री मैनेजमेंट तब तक बना रहता है जब तक आप सेल कंटिन्यू करते रहते हैं। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। अभी नेक्स्ट टॉपिक में हम आपका जो भी आप नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज़ थर्ड चैप्टर, वो आपका कंसेप्ट ऑफ इन्वेंट्री, वो मैं आपको कुछ ही दिनों में आपको सेंड कर दूंगी। तो आप अपने जब भी इन वीडियोस को सुने तो अपने नोट्स ज़रूर सामने रखें, तब भी आपको और क्लैरिफाई हो पाएगा। थैंक यू क्लास।